कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हिंदी में परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है, डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर खासकर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था। वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील संयोजकता या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? तो हम लोग डिस्कस इसको करेंगे कि डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके अल्टीमेट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट दोनों के बीच ऊर्जा का जो अंतर होगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण अल्टीमेट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट दोनों का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में, बंधन के निर्माण में भाग लेता है, जिसके कारण डी ब्लॉक का लगभग सभी तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करना ही परिवर्तनशील संयोजकता कहलाता है। डी ब्लॉक का लगभग सभी तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसका बिल्कुल सटीक एक लाइन का कारण जानिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के बीच का ऊर्जा का जो अंतर होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसमें अल्टीमेट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट दोनों का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। अतः डी ब्लॉक का लगभग सभी तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील संयोजकता को डिस्कस करते हैं। हम लोगों को बोर्ड में 3D सीरीज को डिटेल्स में पढ़ना है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 3D सीरीज के बारे में। ये 3D सीरीज है। इस 3D सीरीज में स्कैंडियम है पहला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3D4s। एस का एनर्जी कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाएगा, 18 2 20 1 21। आपका डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एस में कितना 2। ये स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। ये आर्गन 18 3D4s, 18 2 20 2 22। ये वेनेडियम 23 है। ये आर्गन 18 3D
4s, 18 2 20 3 23। ये क्रोमियम एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, 24 होता है एटॉमिक नंबर। आर्गन 18, 3d 4s, s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में 5। और ये आपका मैग्नीज है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। आर्गन 18, 3d 4s, 18 2 20 5 25। पहले इस 5 एलिमेंट के वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसके 3d में 5 बॉक्स और इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और 4s में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। ये आपका 3d है और ये आपका 4s है। अब इसके 3d में भी देखते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और s में कितना है 2 है, और वेनेडियम कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 है, और s में इसमें कितना है 2। अब क्रोमियम को देखते हैं हम लोग, इसके d में 5 इलेक्ट्रॉन है और s में कितना है 2। फिर मैग्नीज में देखते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है d एटॉमिक ऑर्बिटल में, और s में भी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि जो d ब्लॉक होगा, d ब्लॉक के 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अल्टीमेट ऑर्बिट, इस अल्टीमेट ऑर्बिट को n से सूचित किए थे, और ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट, इसे हम लोग n-1 से सूचित किए थे। तो इसमें अल्टीमेट ऑर्बिट n और पेनल्टीमेट ऑर्बिट n-1 के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ऊर्जा का अंतर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण अल्टीमेट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट दोनों ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंधन के निर्माण में भाग लेता है। अब हम लोग यहाँ कहेंगे कि s का एनर्जी कम, d का एनर्जी ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन जो ये स्कैंडियम त्याग करेगा, पहले s का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और फिर जाके d का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और d में कितना है 1, मतलब आपका ये 2 भी परिवर्तनशील संयोजकता दिखाएगा, और जब ये d 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो 3 भी दिखाएगा। मतलब ये स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 दिखाएगा, ये s के कारण +2, और जब ये d 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो उसके कारण +3। उसी प्रकार ये टाइटेनियम की बात करेंगे तो +2, जब एक d आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +3, और फिर एक त्याग करेगा तो +4। अब हम लोग वेनेडियम की बात करेंगे तो ये 2, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो 3, फिर एक त्याग करेगा तो 4, फिर आपका 5। इस क्रोमियम में देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 भी दिखाएगा, फिर d का त्याग होगा तो +2, +3, +4, +5 और +6। जैसे जैसे d इलेक्ट्रॉन त्याग करते जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाएगा। फिर हम लोग मैग्नीज की बात करेंगे तो ये s वाला 2, फिर d इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +3, फिर +4, फिर +5, +6 और ये 7। तो जब हम लोग 3D सीरीज के स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हैं, जब हम लोग 3D सीरीज में स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हैं तो लगातार d एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट का मान भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ता है। तो हम लोग अभी स्कैंडियम से मैग्नीज तक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग आयरन से जिंक तक का डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग आयरन से जिंक तक के ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। ये आयरन है, एटॉमिक नंबर
26, इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20 6 26। हम आयरन के बाद कोबाल्ट 27, ये आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20 7 27। ये निकेल 28 होता है, आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20 8 28। ये कॉपर है 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20 9 29। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत होगा, ये भी एक्सेप्शन है, इसलिए हम लोग एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और डी में कितना इलेक्ट्रॉन करते थे 10 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, दोनों स्टेबल। अब हम लोग जिंक की बात करेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ये आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20 10 30। अब देखेंगे इसके डी में 5, 5। अब देखिए इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहले आयरन के डी में 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश कर रहा है, अब फिर जोड़ा बनेगा, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अब इसमें एक एक करके जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ा बनेगा, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3। अब इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। इस कॉपर में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जोड़ा बन गया है सारा का सारा। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक करके और फिर यहाँ पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, जोड़ा बनेगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझने का कोशिश करना होगा। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 2 दिखाएगा ही, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3D है, ये 4s है, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और जब D 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये +3, फिर D त्याग करेगा तो +4, फिर त्याग करेगा तो +5, फिर करेगा तो +6। अब देखिएगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, ये पहले S वाला 2 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा और ये आपका 5 दिखाएगा, घटेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। अब इसमें देखेंगे 2 3 और ये आपका 4। अब इस कॉपर का देखते हैं, कॉपर 1 भी दिखाता है, एक्सेप्शन है, ये कॉपर एक्सेप्शन है, 1 भी दिखाता है, 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है। लेकिन ये 3 जब वैलेंसी ये दिखाएगा तो कोई नॉन कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए हम लोग +1 और +2 ही लेते हैं कॉपर के वैलेंसी के रूप में। अब हम जिंक की बात करेंगे, तो जिंक में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कितना दिखाएगा +2। तो 3D सीरीज में सिर्फ जिंक ही एक ऐसा मेटल है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी +2 को प्रदर्शित करता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे 3D सीरीज में आयरन से जिंक तक के वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो आयरन से जब जिंक तक आते हैं तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार घटता है, जिसके कारण वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का मान भी घटता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने से वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, घट रहा है। तो 3D सीरीज में मैग्नीज का सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। 3D सीरीज में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक +7 होता है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या लगातार बढ़ता है, लेकिन
आयरन से जिंक तक आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता घटता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डी एटॉमिक ऑर्बिटल में लगातार घटता है। अब हम लोग एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं। ये आपका ऑस्मियम का जब ये ऑक्साइड या फ्लोराइड के रूप में रहेगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट का मान, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था हाईएस्ट होता है जो +8 होता है। तो हम लोग को याद रखना है ऑस्मियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में जब ये ऑक्साइड या फ्लोराइड के रूप में रहेगा तो उसके ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +8 होता है। अब हम लोग इसके पॉइंट को नोट करेंगे। अब हम लोग नोट करेंगे कि डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें अल्टीमेट ऑर्बिट एवं पेनल्टीमेट ऑर्बिट के बीच के ऊर्जा का अंतर काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसमें अल्टीमेट एवं पेनल्टीमेट दोनों ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में भाग लेता है। अतः डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है या प्रदर्शित करता है। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल अगले प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डी ब्लॉक के अगले स्पेशल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगले स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, मिश्र धातुओं के निर्माण को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, मिश्र धातुओं का निर्माण। हम लोग सबसे पहले जानेंगे एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु किसे कहा जाता है।
तो हेडिंग करेंगे हम लोग एलवाई मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस मिक्सचर को एलवाई कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को एलवाई कहा जाता है। जैसे ये आपका ब्रोंज एक प्रकार का एलवाई है, गन मेटल एक प्रकार का एलवाई है, जर्मन सिल्वर एक प्रकार का एलवाई है, डूरालुमिन एक प्रकार का एलवाई है, स्टील एक प्रकार का एलवाई है, स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का एलवाई है। ये सभी का सभी एलवाई है। अब हम कहेंगे कि डी ब्लॉक का अधिकांश धातु, डी ब्लॉक का अधिकांश धातु मिश्र धातु का निर्माण करता है। डी ब्लॉक का अधिकांश धातु मिश्र धातु का निर्माण करता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है क्यों निर्माण करता है, तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक साइज लगभग समान होता है, इसमें धातुओं का प्रॉपर इंटरमिक्सिंग होता है, इसके फ्यूजिबिलिटी का मान, डी ब्लॉक धातु के फ्यूजिबिलिटी का मान काफ़ी उच्च होता है, इसमें दो धातु के बीच 15% से अधिक का एटॉमिक रेडियस में अंतर नहीं होता है, जिसके कारण डी ब्लॉक का अधिकांश धातु मिश्र धातु का निर्माण करता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश धातु एलवाई का निर्माण करता है, क्योंकि पहला इसका एटॉमिक साइज लगभग समान होता है, इसके फ्यूजिबिलिटी का मान उच्च होता है, इसके एटॉमिक रेडियस में 15% से अधिक अंतर नहीं होता है, इसका प्रॉपर इंटरमिक्सिंग होता है। इन चार कारणों से डी ब्लॉक का अधिकांश धातु मिश्र धातु का निर्माण करता है। अब हम लोग मिश्र धातु से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे
अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहा जाता है? तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं अमलगम। अमलगम वैसा एलॉय, वैसा मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित हो, वैसा मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित हो तो उसे अमलगम कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं, वे एलॉय जिसमें Hg मरकरी उपस्थित हो तो उसे अमलगम कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे Zn के साथ Hg रहेगा तो जिंक अमलगम, Sn के साथ रहेगा तो टीन का अमलगम, तो ये सभी का सभी अमलगम है। मरकरी 4 मेटल के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता है, हम लोग उसको बिल्कुल याद रखेंगे। ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड प्लेटिनम, फीकोनीपट के साथ मरकरी अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब एक हम अगले छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या होता है? अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है? इंटरस्टेशियल कंपाउंड का हिंदी अंतराकाशी यौगिक होता है। वे एलॉय जिसमें नॉन मेटल उपस्थित हो, वे एलॉय वे मिश्र धातु जिसमें नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरन, ये सभी के सभी नॉन मेटल है, ये उपस्थित हो तो वैसे एलॉय को इंटरस्टेशियल कंपाउंड कहा जाता है। रहता है ये एलॉय ही, सिर्फ नाम दिया जाता है इंटरस्टेशियल कंपाउंड, क्योंकि एलॉय एक प्रकार का मिक्सचर है, ये कभी कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे वे एलॉय जिसमें नॉन मेटल उपस्थित हो तो उसे इंटरस्टेशियल कंपाउंड कहा जाता है। वे एलॉय जिसमें नॉन मेटल जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि उपस्थित हो तो उसे इंटरस्टेशियल कंपाउंड कहा जाता है। जैसे हम बात करेंगे ये स्टील इंटरस्टेशियल कंपाउंड है, ये स्टेनलेस स्टील इंटरस्टेशियल कंपाउंड है। ये दोनों एलॉय है लेकिन इसमें एक ना एक नॉन मेटल उपस्थित है। जैसे स्टील में कार्बन है, स्टेनलेस स्टील में भी क्या है? कार्बन है। जैसे मिक्स्ड मेटल, पायरोफोरिक मेटल, ये सभी के सभी इंटरस्टेशियल कंपाउंड हैं। ये सभी के सभी क्या है? इंटरस्टेशियल कंपाउंड है। तो आज हम लोग स्टूडेंट यही तक पढ़ेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।